और चलिए बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की केवड़िया में सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहेंगे। और बृहस्पतिवार से ये 3 दिवसीय समारोह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में हो रहा है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है। और आपको बता दें अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम विजय रूपानी और साथ ही डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने उनकी आगवानी की है। पीएम इस दौरान चीन और साथ ही पाकिस्तान की सीमाओं पर सेना की तैयारियों का भी जायजा लेंगे और साथ ही सेना के तीनों अंगों की यहां पर एकीकृत कमान बनाए जाने के मामले में प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये पहली बार है जब कमांडर कॉन्फ्रेंस में शीर्ष अधिकारियों के साथ जवान भी भाग लेंगे। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में एलडीए ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की संपत्ति पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्तियों पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से कराए गए निर्माण को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया गया है। एलडीए ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एलडीए ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की संपत्ति पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्तियों पर चला बुलडोजर। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ आशीष दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, लखनऊ में एलडीए ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की संपत्ति पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया, कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। एक कार्रवाई काफी दिनों से चल रही है। मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं योगी जी, तब से उन्होंने जितने भी अवैध बिल्डिंगे हैं, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, यूपी में किसी को उन्होंने नहीं बख्शा है। पहले तो मुख्तार अंसारी के ही जितने मकान थे या अवैध जितने भी निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया। लखनऊ में नहीं, पूरी यूपी में उनकी कार्रवाई चल रही है। हालांकि आज उनसे जुड़े, मुख्तार अंसारी से जुड़े जो भी लोग हैं, जो अवैध बिल्डिंग बना रखे हैं यहाँ पर लखनऊ में, आज उन पर भी कार्रवाई हो रही है। एलडीए ने बड़ी प्रक्रिया चालू कर दी है और ये पौष इलाका हजरतगंज कहा जाता है लखनऊ का, उसमें एक बड़ी बिल्डिंग है, उसको गिराया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन किन किन लोगों के नाम इसमें शामिल आ रहे हैं? जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की संपत्ति पर जो कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं आशीष? बिला जी, अभी नाम तो नहीं आए हैं, नाम उन्होंने उजागर नहीं किए हैं, लेकिन उनसे जुड़े अभी जो भी नाम है वो हमको पता चल जाएगा, आपको बताऊंगा। लेकिन जितने भी उनसे जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बख्शा वहाँ किसी को नहीं जाएगा। जितने भी अवैध निर्माण है, या मुख्तार अंसारी से जुड़े हों या भी ना भी जुड़े हों, लेकिन जितने भी अवैध निर्माण यहाँ कराए गए हैं, एलडीए किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। बिल्कुल आशीष, क्या ये माना जाए जिस तरीके से योगी सरकार अवैध निर्माण, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का जो अभियान चल रहा है योगी सरकार का, वो लगातार बदस्तूर जारी है और उसमें बाकी तेजी और देखने को मिल रही है? बिल्कुल बिलाल जी, अभी लगभग 3.5 साल सरकार के हो चुके हैं और यहाँ ये चाहे आरपीएस हो, चाहे आईएएस हो, या कोई भी नेता हो, या पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मुख्यमंत्री जी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। और जैसे जैसे इलेक्शन 2022 से पास आ रहा है, कार्रवाई और तेज हो गई है, जिससे पब्लिक में एक अच्छा संदेश जाए। गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने कहा था शुरू में, वही वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात कही गई थी योगी सरकार की तरफ से, लगातार ये अभियान आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में निदेशक साक्षरता संजय सिन्हा निलंबित किए गए हैं। जांच में सही पाई गई ज्यादातर शिकायतें, जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, उनकी जांच की गई और सभी शिकायतें सही पाई गई हैं। विभागीय कार्रवाई के साथ सतर्कता जांच कराने का भी फैसला लिया गया है।
2016-17 में 1000 से भी अधिक शिक्षकों के यहाँ पर अवैध तबादले का ये आरोप लगा था, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर भ्रष्टाचार में निदेशक साक्षरता संजय सिन्हा निलंबित कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि जो शिकायतें की गई थी उन सभी शिकायतों की जांच की गई और वो सभी शिकायतें सही पाई गई हैं, जिसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। विभागीय कार्रवाई के साथ सतर्कता जांच कराने का भी फैसला लिया गया है। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ आशीष दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, भ्रष्टाचार में निदेशक साक्षरता संजय सिन्हा को निलंबित कर दिया गया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? प्रकरण काफी दिनों से चल रहा है। हालांकि सपा सरकार में काफी घोटाले हुए थे जिनकी जांच मुख्यमंत्री जी ने करा रखी है और कई चीजें निकल के आ रही सामने और उनको पनिशमेंट मिल रही है। यही एक इसमें एक मामला आया है 2016-17 में, जो बेसिक शिक्षा परिषद में जो भी जो शिक्षकों के तबादले किए गए थे, उनमें सुनने में आया है कि इनमें 1000 से अधिक शिक्षकों के अवैध रूप से तबादले संजय सिन्हा के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने किए हैं, जिसकी जांच लगातार 2016-17 चल रही थी। हालांकि अभी 13 महीने जांच के बाद भी 5 सप्ताह लगा इनको निलंबन करने में। अब माना जा रहा है कि संजय सिन्हा का अच्छा रसूख है, अच्छी ऊपर पकड़ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी उनको बख्शने के मूड में उनको भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो है आशीष, क्या कुछ माना जाए, जिस तरीके से जांच की बात कही जा रही है, क्या कुछ और भी अधिकारी या फिर नेताओं के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? जांच में क्या कुछ खुलासा हो सकता है? बिल्कुल, अभी तो एक कड़ी निकली है जांच में, और भी लोगों के नाम सुनने में आ रहे हैं कि हालांकि एक आदमी इतनी बड़े तबादले नहीं कर सकता है, पूरा एक ग्रुप होगा उसमें, वो भी जांच के लिए दायरे में है। अभी जैसे जांच हो जाती है उनकी भी, वो भी निलंबन प्रक्रिया में आ जाएंगे। बिल्कुल आशीष, अब देखना होगा और किन किन लोगों के इसमें नाम जो है उजागर हो सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शुक्रवार शाम से लखनऊ दौरे पर हैं और साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में उन्होंने यहां पर IIT, IIM, जवाहर नवोदय विद्यालय और साथ ही केंद्रीय विद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी बातचीत की। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने शुक्रवार शाम को राजधानी लखनऊ में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, IIM लखनऊ और साथ ही IIT के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर इन शिक्षण संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की और साथ ही उनकी व्यवस्थाओं को भी चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सभी को यहाँ पर नई केंद्रीय शिक्षा नीति को भी जल्द अमल में लाने की तैयारी करने के भी निर्देश जारी किए गए। मंत्री ने इस दौरान उत्तर प्रदेश में सभी केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को 15 दिन में ही दूर करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में भी केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का कार्य जल्द ही पूरा हो। और इसी बीच हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। जिस तरीके से लगातार महंगाई को लेकर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, इसी कड़ी में हरदोई में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बाइक रैली निकाली और सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और बढ़ती महंगाई को रोकने की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बाइक रैली निकाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर सरकार के सामने जो है कई सवाल रखे और साथ ही विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए यहाँ पर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल, डीजल और साथ ही रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है, उसके बाद विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो है
बढ़ती महंगाई को लेकर कई सवाल भी सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष अब सड़कों पर उतरकर सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में खुद कांग्रेस की सरकार है, वहां पर क्या कुछ महंगाई को लेकर वहां की सरकार कदम उठा रही है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर कांग्रेस उतर रही है, पेट्रोल डीजल और साथ ही जो रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है उसको लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है उसके आम जनता पर भी उसका सीधा असर पड़ रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको फिलहाल बता दें कि मामला हरदोई के कांग्रेसियों ने एक महंगाई और तमाम और चीजों के मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। उनकी ये मांग थी कि लगातार सिर्फ गैस सिलेंडर के भी पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भाड़ा भी बढ़ रहा है, जिससे आम चीजें जो जरूरत की पब्लिक की चीजें वो भी उनपे भी जो है काफी महंगाई बढ़ रही है। इसलिए उनका विरोध इस तरीके से उन्होंने जताया है। और कांग्रेस का नेताओं का यह भी कहना है कि जल्द ही इस पर भव्य भी किसी तरीके से आयोजन किया जाए ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और पब्लिक के बीच में इसकी जो है सरकार इसको करने के लिए सोचे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है दीपक, और रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, विपक्ष सड़कों पर है, क्या माना जाए कि 2022 से पहले बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर जो है विपक्ष भी अब जो है अब राजनीति की जो जमीन है उसको पक्का करने की कोशिश कर रहा है? जी, यहाँ देखा जाए कांग्रेस का यही सवाल है कि 2022 का भी चुनाव भी आ रहा है और आम जनता परेशान है महंगाई को लेकर, तो एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। तो आगे वाले चुनाव में फिलहाल पब्लिक में भी ये बात उभर कर आ रही है कि महंगाई की वजह से सरकार वहाँ पर फेल नजर आ रही है और कांग्रेस को कहना है 2022 में इसका इनको जवाब मिलेगा। जी बिहार बिल्कुल, अब देखना होगा कि दीपक इस पूरे जो है बढ़ती महंगाई को लेकर किस तरह से भुनाने की कोशिश विपक्ष करता है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। बिना कोरोना टेस्ट कराए कावड़ ले जाने पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। 3 सुपर जोन और साथ ही सब जोन में यहाँ पर जो है विभाजित किया गया और 5 हाईवे और साथ ही 2 सब हाईवे पर भी पुलिस की जो है तैनाती रहेगी। 7 अस्थायी चेक पोस्ट पर शिव भक्तों की पुलिस मदद करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। बिना कोरोना टेस्ट कराए कावड़ ले जाने पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ अब सवाल कई हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुरक्षा के तहत और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 3 सुपर जोन और साथ ही सब जोन में विभाजित इलाके को कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए। 5 हाईवे और साथ ही 2 सब हाईवे पर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए जाए और कावड़ जो है ले जाने वाले जो श्रद्धालु हैं और लाने वाले उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और लखनऊ में शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से सेना भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद भाग रहे कार सवारों को यहां पर ग्रामीणों ने दबोच लिया। सूचना पर पहुंचे सीओ बीकेटी हृदय कठेरिया ने इंस्पेक्टर और साथ ही पुलिस कर्मियों की मदद से दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने कार सवारों को दबोचकर हादसा जो है बताया जा रहा है कि इंटोजा क्षेत्र में कुम्हरमा कुर्सी रोड पर हुआ है और साथ ही यहाँ पर बाजपुर गांव निवासी शनिवार तड़के रोजाना की तरह कुम्हरमा में कुर्सी रोड पर दौड़ लगा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और टक्कर से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 10 साल के मासूम की हत्या करने का मामला सामने आ रहा है और मासूम के यहां पर मां पर भी किया गया जानलेवा हमला। युवती ने जमीनी विवाद बताया हत्या का कारण।
गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। देवीचरण के पूर्वा दुलापुर कलां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, देवीचरण के पूर्वा दुलापुर कलां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मिठी से बता दें, जहां पर 10 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। मासूम की मां पर भी जानलेवा हमला किया गया। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा है। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई थी और आग लगने से हादसा हुआ है। आग की चपेट में आए एक ही परिवार के 6 लोग। आपको बता दें कि जिस तरीके से सिलेंडर में आग लग गई थी और आग की चपेट में एक ही परिवार के 6 लोग आ गए थे। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। धामपुर थाना क्षेत्र के सुहागपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो है खाना बनाते वक्त जो है सिलेंडर में आग लग गई थी और बताया जा रहा है कि आग की चपेट में एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए हैं और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि धामपुर थाना क्षेत्र के सुहागपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद सूचना पाकर जो है इलाके के स्थानीय लोग भी जो है मौके पर पहुंच गए थे। लेकिन आपको बता दें कि धामपुर थाना क्षेत्र के सुहागपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खाना बनाते वक्त सिलेंडर में गैस लीक होने के चलते आग लग गई थी और आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए थे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए जहीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जहीर, खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं, बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक परिवार के 6 लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर से जो है गैस के चूल्हे से खाना बनाया जा रहा था, तभी थोड़ी सी गैस लीक हुई। पहले परिवार के किसी सदस्य ने तो सिलेंडर को थोड़ा ठीक कर दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जैसे ही उसने माचिस जलाई या लाइटर जलाया, फौरन आग पकड़ लिया और आग पकड़ते पकड़ते भयंकर रूप उसने ले लिया। 6 लोग एक ही परिवार के उसकी जद में आ गए। सभी लोग झुलस गए, सबको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जहीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर खाना बनाते वक्त गैस लीक होने के चलते ये हादसा हुआ और बता दें कि आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए थे और सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। और चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद धर्मगुरु दलाई लामा को भी शनिवार सुबह कोरोना वैक्सीनेशन यहां पर जो है लगाई गई है। कोरोना की वैक्सीन दी गई और साथ ही प्रदेश में चल रहे बुजुर्ग लोगों के कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जिला कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग ने धर्मगुरु दलाई लामा को टीका लगाया। तिब्बती प्रशासन ने 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्रार्थना की थी और आपको बता दें कि इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आज सुबह क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में दलाई लामा को कोरोना टीकाकरण की पहली डोज दी गई है। टीकाकरण के बाद दलाई लामा ने सभी लोगों को टीकाकरण करवाने का भी संदेश दिया है। दलाई लामा ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बीमारी से लड़ने के लिए काफी कारगर है और सभी लोगों को ये इंजेक्शन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। और चलिए बात करेंगे फर्रुखाबाद की। इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर निकालने को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट की है। दबंगों ने के विरुद्ध पर धारदार हथियार से हमला किया है। मकान की निर्माण सामग्री को लेकर पड़ोसियों का ये पूरा विवाद हुआ था। गाली गलौज का विरोध करने पर आपस में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जंगली जानवर दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
जानवर के हमले से बाल बाल बचे कई ग्रामीण। मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही वन विभाग की टीम। अतरौली इलाके के बरगदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जंगली जानवरों से जो है लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जंगली जानवर देखने से ग्रामीण दहशत के जो है साए में जीने को मजबूर है। जानवरों के यहाँ पर हमले से कई ग्रामीण बाल बाल बचे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि लोगों से, स्थानीय लोगों से वहां पर बातचीत की और जंगली जानवर के बारे में विस्तार से बातचीत की और जानकारी ली है। अतरौली इलाके के बरगदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के नए आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की स्थिति एक बार फिर से गंभीर रूप लेने लगी है और इससे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,327 नए मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि ये बीते दिनों कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 108 रहा। महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य राज्यों में बढ़ते मामलों से देश की चिंता बढ़ रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,12,00,000 के करीब पहुंच गया है। देश में फिलहाल 1,11,92,088 मरीज सामने आए हैं। हालांकि इसमें कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,08,54,128 है। और इस बीच बांदा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बालू खदान में काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ठेकेदार की लापरवाही का यह मामला बताया जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते मजदूरों की मौत हुई है। जानकारी पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के बाद ग्रामीणों में जो है गुस्सा, नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया था। ग्रामीण मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं और आपको बता दें कि पैलानी थाना क्षेत्र के खदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि मजदूरों और साथ ही उनके परिजनों की तरफ से ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बालू खदान में काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अरविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, बालू खदान में काम कर रहे 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिलाल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कल देर शाम का बताया जा रहा है, जहां बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत पैलानी कस्बे में ही ये खदान संचालित है। हालांकि इस खदान के जो मजदूर के जो ठेकेदार हैं मुकेश शिवहरे, इनके द्वारा 500 मजदूरों को उस खदान पर लगाया गया था और उसी दौरान देर शाम अचानक बालू का टीला ढह जाने से 3 मजदूर उस टीले में दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, प्रशासन तत्काल पुलिस फोर्स लेकर के उस खदान पर पहुंचा और जेसीबी के द्वारा 3 मजदूरों को मृत हालत में निकाला गया। चलिए, शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहां पर मजदूरों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। और इस बीच गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर नौकर ने भी वृद्ध महिला की हत्या कर दी है। ईंट से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था नौकर। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दनकोट थाना क्षेत्र के नवादा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटेहरा जंगल में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है और आपको बता दें कि आग लगने से 5 किलोमीटर क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है आग लगने से प्रभावित हुआ। जानकारी पाकर मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे। फायर ब्रिगेड और साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने आग पर काबू पाया है। और आपको बता दें कि आग लगने से 5 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो प्रभावित हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
और इस बीच नागदा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नागदा से इस वक्त की बड़ी खबर, नाले में मिला अज्ञात युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रेलवे की डीआरडी कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए संजय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, नाले में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, क्या कोई ताजा अपडेट मिल पा रही है? सर, मैं बताना चाहूंगा कि अभी आज सुबह घटना है, 8:30 बजे के आसपास की घटना थी। जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक नाले में एक शव मिला है, जिसकी सूचना थाना इंचार्ज श्यामचंद्र शर्मा जी को दी गई थी। जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची थी और शव को निकलवाया है और नगर पालिका की गाड़ी से उसे अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संजय, क्या जो है शव की शिनाख्त हो पाई है? कोई जानकारी मिल पाई है कि मृतक कहाँ का रहने वाला था? कुछ इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है? सर, अभी इसकी जानकारी कोई जानकारी नहीं निकल पाई है, क्योंकि अभी शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी पुलिस ने फिलहाल शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया है और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा गया है। चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना होगा कि कोई अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई और इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ कि मृतक के कहां का रहने वाला था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।